हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, कुछ अस्वस्थ हो जाने के कारण और ऑफिशियली कार्य के व्यस्तता के कारण कुछ दिनों से इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आ पाया था, तो फिर से शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 4 लेकर के आया हूँ। आज से अब जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी वो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो फेज 1 एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑल शिफ्ट का जो भी जीके जीएस है उसका धीरे धीरे हम पार्ट बाय पार्ट कर करके सारे का डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फेज 1 आरआरबी एनटीपीसी का जो है ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 4। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 7 सिस्टर राज्य जो हैं उसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, हमने एक फ़ोटो यहाँ डाल दिया है लेकर के। इसमें जो है आपको 7 सिस्टर का सारा डिटेल दिया हुआ है। तो पहला जो है वो 7 सिस्टर में 7 जो राज्य हैं वो देखिए यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, ये वाला पार्ट, पांचवा है मिजोरम, छठा है मणिपुर और सातवां है नागालैंड। यही 7 सिस्टर है। तो इसमें से त्रिपुरा यहाँ है, मिजोरम है, मेघालय है, सिक्किम जो 7 सिस्टर का भाग नहीं है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन में है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में स्थित है। तो आइए, इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन सी मंदिर है। तो पहले सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल राज्य में है। यह जो है मिट्टा जिले में, यह केरल में जो है सबरीमाला मंदिर वो है मट्टिटा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमलय पहाड़ पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ दर्शक मतलब श्रद्धालु जो है ना यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह जो है भगवान अयप्पन को समर्पित मंदिर है। किसको? अयप्पन को समर्पित। चाहे केरल का हो गया। अब उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में कौन कौन सा मंदिर है पढ़ते हैं। तो उड़ीसा में सबसे पहले फेमस जो है जानते हैं आप लोग, कौन सा है? पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। भगवान विष्णु का जगन्नाथ मंदिर के नाम से वो जाना जाता है उड़ीसा में। और दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है लिंगराज मंदिर, जो भगवान शिव की पूजा होती है, वो भुवनेश्वर शहर में है। और तीसरा मंदिर जो है वो कोणार्क मंदिर है, जो कोणार्क में है, और वहाँ सूर्य भगवान का पूजा होता है। ये सूर्य मंदिर है कोणार्क में। तो उड़ीसा से 3 महत्वपूर्ण जो मंदिर था उसका हो गया। आइए हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा मंदिर है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले तो बालाजी तिरुपति का मंदिर है। यह जो है वो तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। अगला जो आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण मंदिर है वो है रंगनाथ मंदिर। याद रखिएगा, रंगनाथ मंदिर, यह नेल्लोर में है। उसके बाद जो है वो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यह श्री शैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा कि जो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह जो मंदिर है वह श्री शैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण जो है कौन कराया वो भी जान लीजिए। 6ठी शताब्दी में विजयनगर के राजा हरिहर राय द्वारा किया गया। चलिए, हमने आंध्र प्रदेश में भी जो 3 मंदिर था बता दिया, तिरुपति मंदिर, रंगनाथ मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर। अब हम लोग महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में तो कौन कौन सा फेमस है, तो उसमें तो सबसे पहले जान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक मंदिर है औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफा के अंदर में स्थित। यह है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से कि एक यहाँ है। अभी आंध्र में पढ़े थे कि आंध्र प्रदेश में भी एक मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, वहाँ वो भी 12 जो है ना ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ जो है
ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के में स्थित एलोरा गुफा के अंदर में स्थित है। चलिए दूसरा महाराष्ट्र में जो है सब लोग जानते हैं सिद्धि विनायक मंदिर जो है मुंबई में है, जहां भगवान गणेश की पूजा होती है। अब उसके बाद शनि सिंगनापुर जो है शनि भगवान का वहाँ मंदिर है, और उसके बाद साईं बाबा मंदिर जो है शिरडी में, वो भी बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। उसके बाद त्रयंबकेश्वर मंदिर में है, जहाँ ये भी एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इस परिसर में एक पवित्र कुंड है। यहीं से त्रयंबकेश्वर मंदिर के पास से ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, इसके जस्ट बगल में। यह मंदिर जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी के तल पर स्थित है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता भी एक है, सो भी जान लीजिए कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान के चेहरे के समाहित 3 प्रतीक है। अब चलिए एक और चीज़ जान लीजिए कि महाराष्ट्र में हमने पढ़ा कि त्रयंबकेश्वर मंदिर हो गया, सिद्धि विनायक हो गया, शनि सिंगनापुर और शिरडी साईं बाबा मंदिर, ये तो 4 हो गए। और 5वां हमने पढ़ा कि औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा के गुफा में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो अर्थात कि कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 महाराष्ट्र में, एक आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पढ़े। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। मोल, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मूल मात्रक जो होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को पढ़े होंगे, तो सुन लीजिए कि मूल मात्रक कौन कौन है। लंबाई है, जिसको लंबाई है, मीटर होता है उसका मात्रक, और एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान है, जिसका मात्रक केजी किलोग्राम है और केजी में डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड है और एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है, ए से डिनोट करते हैं। उष्मागतिकी ताप जो होता है उसका जो मात्रक है वो केल्विन है, के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है वो मोल है, MOL से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला है, CD से डिनोट करते हैं। तो इतने मूल मात्रक थे। तो इसी में से एक पूछा था कि किसी पदार्थ का मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आप पढ़ लिए कि मोल। अब चलिए जूल जो होता है वो क्या है। जूल जो है यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। हमने बोला ही है कि 2 मात्रक होते हैं, मूल और व्युत्पन्न। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है और ये ऊर्जा और कार्य का जो है इकाई है। चलिए अब उसके बाद जो अब टेल्सा दिया है, टेल्सा जो है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और ये व्युत्पन्न मात्रक है। अब लक्स की बात की जाए तो लक्स जो है ल्यूमेन कैंडेला के व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो ये हो गया। अब जो 8वां क्वेश्चन है वो है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो जिस भी परिवार में किसी बच्ची का जन्म होता है तो उस जन्म के उपरांत 14 वर्षों तक हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिनिमम 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये हम लोग उस बच्ची के नाम से जमा कर सकते हैं। इस पर बस भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक ब्याज दिया जाता है। इस योजना का शुरुआत 2015 में किया गया। इसका मैच्योरिटी जो है होने के लिए 21 वर्ष में इसको पैसा मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पर 18 वर्ष के बाद बच्चों का जब 18 वर्ष हो जाएगा बच्ची का, तो हम लोग उस पैसा को 18 के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी टाइम जो है 21 वर्ष है। इसमें पैसा 14 साल तक ही देना है। बच्चा का जब 14 साल हो जाएगा, 0 से 14 साल तक 14 साल हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद
इसमें 9 साल कोई पैसा नहीं देना है, 21 साल पे मैच्योरिटी हो जाएगा और पैसा बच्चों को ही मिलेगा, जो बच्ची जिस बच्ची के नाम से हुआ रहेगा। चलिए, अब इसमें जो है जो ऑप्शन दिए हुए इसमें महिलाओं को रोजगार देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए जो संस्था है वो महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कि यदि कोई भी किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर किसी का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो उसका भार चंद्रमा पर 10 kg हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं। इसका डिटेल के लिए हमने यहाँ दिया है, देखिए ये हमने पेस्ट किया है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का 1/6 हो जाता है। भार गुना होता है, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान m जो है स्थिर रहता है, हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं बदला जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता द्रव्यमान जो है, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वो पृथ्वी पर रखे, चांद पर रखे, कहीं भी द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन g का मान स्थान पर निर्भर करता है, तो वस्तु का जो भार है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, भार ना कि द्रव्यमान। तो यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है, तो इसी कारण गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है, तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। इसलिए भार अगर पूछता तो 10 kg हो जाता, लेकिन द्रव्यमान पूछ रहा है। द्रव्यमान जो है, चाहे कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान, देखिए यहाँ एक लाइन लिखा है, m जो है स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये याद रखिएगा। और इसी के आधार पर इसका क्या होगा कि इस चंद्रमा पर जाने पर भी द्रव्यमान जो है 60 kg ही रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में सबसे उपयुक्त औसत, एवरेज कहते हैं अंग्रेजी में इसको। औसत मान किसी का जो होगा वो मीन होता है, अंग्रेजी में मीन कहते हैं, इसी को हिंदी में माध्य कहते हैं। उसको भी निकालने का फॉर्मूला जो है वो औसत की तरह ही है, जितना संख्या रहे, जैसे A B C D रहेगा तो चारों को जोड़ के और 4 से भाग दे देते हैं। ये एवरेज में भी करते हैं और ये मीन में भी करते हैं, इसीलिए औसत मान जो होगा वो माध्य के बराबर ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं कि पानीपत का दूसरा लड़ाई जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ वो कब हुआ। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि पानीपत का पहला लड़ाई जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये इस ऑप्शन में ही दिया है वो साल। दूसरा है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ था वो 1556 में हुआ था, वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और उसमें अकबर की जीत हुई थी। किसकी जीत? अकबर की। और पहला में बाबर की जीत हुई थी, बाबर। चलिए, अब जो है वो ऑप्शन में है कि आप देख लीजिए, ऑप्शन में है 1576। 1576 में भी एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि अकबर और किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप। इसी के बाद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो है वो घास की रोटी खाए थे, जंगल में चले गए थे। ये जो कहानी आप सुने हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ही। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ये 1576 में हुआ। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो हो गया कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। पहला में बाबर की जीत हुई, दूसरे में अकबर की जीत हुई। 1576 में जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है ना ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें कि अकबर की जीत हुई। अब सिर्फ जो है 1536 जो है में कोई युद्ध नहीं हुआ। तो आइए एक चीज़ और सिखाना चाहेंगे आपको। हमने एक ट्रिक है
का यूज करके ये याद किया था कि 1526 में जब बाबर का शुरू करेंगे तो उसमें था कि पानी पिया, खाना खाया और चांदनी लाट को घर लौटाया। तो देखिए, पानी पीने से पानीपत का पहला लड़ाई जो है 1526 में बाबर का हुआ और इसमें बाबर की जीत हुई थी, आपको बताए भी थे। दूसरा, पानी पिया खाना खाया 1527 में, याद रखिएगा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किसका? खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर इसमें भी जीत गया था, लेकिन बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 का हुआ था। अब आइए, पानी पिया, ये पानी पिया है, खाना खाया। चांदनी रात से चंदेरी का युद्ध हो जाता है 1528। चांदनी रात मतलब चंदेरी का युद्ध हो जाता है, और ये जो है चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो बाबर के द्वारा जो युद्ध रचा गया उसका हम फार्मूला बता रहे हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात को घर लौट आया। अब घर लौटने के लिए 29 की बात की जा रही है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांदनी रात थी, चंदेरी युद्ध हो गया और घर लौट आया। घाघरा का युद्ध पूछता है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1529 में लड़ा गया। यह बाबर और अफगानों के बीच, बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। तो बाबर और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, घाघरा का। अब आइए फिर से एक बार हम फार्मूला आपको बता दें कि पानी पिया मतलब पानीपत 1526, पानी पिया, खाना खाया, तो खाना खाया, खानवा का युद्ध हो गया 1527। पानीपत 1500, पानी पिया, खाना खाया, खानवा 1528, पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात को चंदेरी का युद्ध 28, और उसके बाद 29 में क्या हुआ? 1529 में घर लौटाया, घाघरा का युद्ध हुआ। और याद रखिएगा कि 1529 तक युद्ध लड़ा और 1530 में घर आकर के उसकी मृत्यु हो गई। तो इस फार्मूला को हमने रखा है कि पानी पिया ये वाला, खाना खाया ये वाला, चांदनी रात में चंदेरी का युद्ध, घर लौटाया 1529 और मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर का जो है भारत में 4 युद्ध लड़ा, चारों को बता दिए। पानीपत 26, पानी पिया, खाना खाया, खानवा 27, और 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। अब हम बता देते हैं कि किसमें किसके साथ लड़ाई किया। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। यहाँ पे 27 में जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया खानवा के युद्ध में, और चंदेरी के युद्ध में जो है ना मेदिनी राय को हराया, और यहाँ पर जो है 29 में जो है घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया, और 30 में उसकी खुद की मृत्यु हो गई। तो हमने ये सारा पढ़ लिया। उसके बाद ये भी पढ़ लिया कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, 1557 में दूसरी लड़ाई हुई थी, 1576 में हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था। एक चीज़ और याद रखिएगा जो हम आपको बता दें यहाँ पे कि 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा लड़ाई क्या कब हुआ था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वह 1761 में हुआ था, ये भी याद रखिए। तो ये जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, मराठों की हार हुई थी। तो ये जो जितना युद्ध उस समय हुआ था उस सब को हमने पिरोने का काम किया है, और उसको एक ट्रिक में भी बताए हैं। और पानीपत का जो तीनों युद्ध हुआ याद रखिएगा, 1526, 1556, 1761। चलिए, अब कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर के सीपीयू को जो है, सीपीयू को हम लोग उसका मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। आइए अब इसका चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये सेव नहीं होता है, ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है।
अब हार्ड डिस्क की बात की जाए तो हार्ड डिस्क का कार्य जो है कंप्यूटर के डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है और दोबारा जब भी ज़रूरत होगा तो उसको हम लोग प्रोसेस करके दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब मॉनिटर है तो मॉनिटर का कार्य जो है कंप्यूटर की स्क्रीन को ही हम लोग मॉनिटर कहते हैं। क्या? कंप्यूटर के स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर एक कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया। किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन जो है ना खालसा पंथ की स्थापना किया। ये तो हो गया। गुरु नानक देव जी कौन थे? ऑप्शन में पढ़ते हैं तो गुरु नानक जी जो थे वो सिख संप्रदाय की स्थापना करने वाला सबसे पहला जो है प्रथम गुरु कौन था? गुरु नानक। सिख संप्रदाय किसने स्थापित किया पूछेगा तो गुरु नानक, वो पहला गुरु थे वहाँ। गुरु नानक जी ने ही लंगर का स्थापना किया, मतलब वहाँ पर मुफ्त में भोजन कराया जाएगा, इसकी स्थापना, लंगर की स्थापना, लंगर का शुरुआत किसने कराया पूछ सकता है तो गुरु नानक देव जी ने ही कराया था और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन था। पूछ देता है कि गुरु नानक जी जो हैं वो किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा। अगला जो है वो क्या है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने कराया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑप्शन नहीं था, हमने दे दिया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने। चलिए उसके बाद है कि तेग बहादुर जी जो हैं यहाँ पर, ये तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु थे। क्या थे? 9वें सिख गुरु थे और ये जो है ये 1664 से 75 तक 1664 से 75 तक जो है ना ये थे 9वें गुरु के रूप में थे गुरु तेग बहादुर। और इनको कैसे मारा गया ये देखा जाए, ये इस्लाम कबूल नहीं किए, इस कारण गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मरवा दिया। किसने? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मरवा दिया। चलिए अब जो चौथा ऑप्शन है यह है कि श्री गुरु हरगोविंद जी। तो ये जो है ना सिख के छठे गुरु थे और इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। पूछ देता है बार बार, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो गुरु हरगोविंद जी के द्वारा ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया। और अमृतसर का किला बंदी भी बार बार पूछता है कि किसने करवाया, तो गुरु हरगोविंद जी ने करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो कल्हन इसमें दिया ही हुआ है और ये राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। ये भी याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में कौन सी पुस्तकें हमको जानकारी देती है। तो राज तरंगिणी जो कल्हन के द्वारा रचित है। चलिए अगला इसका और ऑप्शन कर लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो द्वारा चंदमरदाई जो यहाँ दिया है, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। 10,000 से अधिक छंद थे इसमें। कितने? 10,000 से अधिक छंद थे। 10,000 से अधिक छंद हुए इसमें। तो ये हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। चंद्रवरदाई के द्वारा एक लिखा है और ये है पद्मावती, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद जो है ऑप्शन में दिए हुआ है कल्हन और चंद्रवरदाई के बारे में जानकारी मिल गई, तो हम लोग चलते हैं जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की जो कि संस्कृत के में लिखा गया था और जयदेव जो है संस्कृत के महाकवि थे। किसके? संस्कृत के महाकवि थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? गीत गोविंद। क्या है नाम? गीत गोविंद। तो चंद्रवरदाई हो गया, जयदेव हो गए और कल्हन जी हो गए। अब कालिदास जो है वो तो उनके द्वारा तो बहुत सारी किताबें लिखी गई है जो सब संस्कृत में है। तो देखिए कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है वो है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, पुष्पवाणी,
मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब जो है कालिदास की रचित पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से जो है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, इस मेघदूतम, ये सब बार बार पूछे जाने वाला पुस्तक है, इसलिए इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है इसी में दिया है कि द हेग में है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है उसको करते हैं कि पेरिस में किसका मुख्यालय है। पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय भी पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO का मुख्यालय भी जो है वो पेरिस में है। तो पेरिस में 3 है, इंटरपोल है, OECD है और ESRO यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इन तीनों का मुख्यालय पेरिस है। तो पेरिस वाला याद रखिए। अब उसके बाद जो है पूछता है कि न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है किसका। बार बार पूछता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क बताएंगे। अब वाशिंगटन DC की बात की जाए तो वाशिंगटन DC में जो है ना अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का मुख्यालय है किसका। अमेरिकी राज्यों का संगठन जो OAS है उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो गुवाहाटी में किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है हर वर्ष जनवरी में मनाया जाता है, इसलिए जब 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है गुवाहाटी में 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक मनाया गया। इसमें कुल 451 इवेंट हुए, जिसमें कि 20 तरह के खेल शामिल थे। अब इसका जो है मेन वेन्यू जो था वो था इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, यहाँ पे सारा मेन वेन्यू यही था। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की बात की जाए, 2021 जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। हर वर्ष तो जनवरी में किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस वर्ष हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने के लिए निर्धारित किया गया है। अभी समय और मंथ का निर्धारण नहीं हुआ है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 जो है वो अस्थायी होते हैं। तो 5 अस्थायी जो सदस्य है उसमें एक है, कौन कौन सो जान लीजिए, रूस है, लिख दीजिए यहाँ, रूस अस्थायी सदस्य है, वो बता रहे हैं। चीन भी अस्थायी सदस्य है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन भी अस्थायी सदस्य है, फ्रांस भी अस्थायी सदस्य है, और अमेरिका इसमें छूटा हुआ है, अमेरिका भी अस्थायी सदस्य है। जापान जो है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। हर वर्ष जो है वह 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए, और फिर अगले वर्ष 5 चुने जाते हैं। इस तरह से हर 2-2 साल पर 2-2 साल के लिए जो है ना अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। कुल 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 में से हर वर्ष 5 अस्थायी सदस्य हर वर्ष 5 चुने जाते हैं, और अस्थायी जो 5 है वो तो हमेशा रहते हैं। उसमें है रूस है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन है। ये 5 अस्थायी है। 10 जो अस्थायी है उसमें से हर वर्ष 5 जो है नए अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में चुने जाते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी तरह की कड़ी जो रेलवे RRB NTPC में पूछा गया है उसका लेकर के आएंगे, और एक एक ऑप्शन पर
विचार करके उसका सारा डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।